हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकोरास। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही अहम ग्रंथि पर। 19.2.7 एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। ये किडनी के ऊपर टोपी की तरह होती है ना? हाँ बिल्कुल। हर किडनी के ऊपरी सिरे पर एक। हमारे पास एक जोड़ी एड्रिनल ग्रंथियां हैं। चित्र 19.4 ए में है। और अगर आप ग्रंथि को काट कर देखें, चित्र 19.4 बी, तो इसके दो बिल्कुल अलग हिस्से दिखेंगे। बीच का हिस्सा में एड्रिनल मेड्यूला और बाहरी हिस्सा है एड्रिनल कॉर्टेक्स। और ये दोनों अलग अलग काम करते हैं? हाँ बिल्कुल अलग। दोनों अलग तरह के हार्मोन बनाते हैं। पहले बात करते हैं अंदर वाले हिस्से, एड्रिनल मेड्यूला की। ठीक है, एड्रिनल मेड्यूला क्या बनाता है? एड्रिनल मेड्यूला दो हार्मोन बनाता है जो बहुत मिलते जुलते हैं। एड्रेनालिन, जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और नॉर एड्रेनालिन, जिसे नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर कैटेकोलामाइंस कहा जाता है। कैटेकोलामाइंस, ये नाम सुना है। ये वही लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट वाले हार्मोन्स है ना? एकदम सही पहचाना। किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, कोई इमरजेंसी हो, डर लगे, गुस्सा आए, ऐसी स्थितियों में ये हार्मोन तुरंत और तेजी से खून में छोड़े जाते हैं। इसीलिए इन्हें इमरजेंसी हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। और ये करते क्या है शरीर में? सोचिए, जब खतरा सामने हो तो क्या चाहिए? एकदम अलर्टनेस। तो ये अलर्टनेस बढ़ाते हैं, आंखों की पुतलियां फैला देते हैं, रोंगटे खड़े कर देते हैं, पाइलोरेक्शन, पसीना आने लगता है, हाँ। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है। ये सब यही हार्मोन करवाते हैं। साथ ही ये लिवर में स्टोर ग्लाइकोजन को तुड़वा कर खून में ग्लूकोज बढ़ाते हैं ताकि शरीर को तुरंत एनर्जी मिले। लिपिड और प्रोटीन को भी तोड़ते हैं एनर्जी के लिए, मतलब शरीर को एक्शन के लिए तैयार कर देते हैं। जबरदस्त। और बाहरी हिस्सा, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एनसीईआरटी कहता है कि इसकी भी 3 परतें होती हैं। हाँ, बाहर से अंदर की तरफ जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर जोना फासिकुलेटा और सबसे अंदर जोना रेटिकुलारिस। ये तीनों परतें मिलकर कई सारे हार्मोन बनाती हैं, जिन्हें आमतौर पर कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। कॉर्टिकॉइड्स। हाँ, और इन कॉर्टिकॉइड्स को भी हम उनके काम के आधार पर दो मुख्य ग्रुप्स में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला ग्रुप है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जैसा नाम से लग रहा है, ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से जुड़े हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, ये नाम भी बहुत सुना है। हाँ, और दूसरा ग्रुप है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम का बैलेंस बनाए रखते हैं। इनमें मुख्य है एल्डोस्टेरॉन। अच्छा, तो पहले कॉर्टिसोल के बारे में बताइए, ये क्या करता है? ये भी स्ट्रेस से जुड़ा है? हाँ, कॉर्टिसोल भी स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है, लेकिन इसका असर कैटेकोलामाइंस जैसा तुरंत और तेज नहीं, बल्कि ज्यादा देर तक रहता है। इसका मुख्य काम है खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाता है, मतलब अमीनो एसिड या फैट से नया ग्लूकोज बनवाता है। लिपोलिसिस फैट का टूटना और प्रोटियोलिसिस प्रोटीन का टूटना को भी बढ़ाता है। और ये अमीनो एसिड का अपटेक रोकता है? हाँ, कोशिकाओं द्वारा अमीनो एसिड के इस्तेमाल को कम करता है। इसके अलावा कॉर्टिसोल हमारे दिल और खून की नलियों के सिस्टम को सही रखने में, किडनी के फंक्शन को बनाए रखने में मदद करता है। इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, मतलब ये सूजन को कम करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को दबाता है। तो इसीलिए शायद स्टेरॉइड दवाएं जिनमें कॉर्टिसोल जैसे केमिकल होते हैं, सूजन कम करने या एलर्जी रोकने में इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल, ये आरबीसी प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। ठीक है। और दूसरा वाला, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यानी एल्डोस्टेरॉन? एल्डोस्टेरॉन मुख्य रूप से किडनी की नलिकाओं पर काम करता है। ये वहां से सोडियम Na+ और पानी के रीएब्जॉर्प्शन को, मतलब वापस सोखने को, बढ़ाता है, और पोटेशियम K+ और फॉस्फेट आयनों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो इसका मतलब ये ब्लड प्रेशर और शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है? एकदम। इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर, इन सब को मेंटेन करने में एल्डोस्टेरॉन का बहुत बड़ा हाथ है। एड्रिनल कॉर्टेक्स और भी कुछ बनाता है? हाँ, थोड़ी मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी बनाता है, जो सेक्स हार्मोन्स जैसे होते हैं। ये प्यूबर्टी के दौरान बगल के बाल, एक्सेल हेयर। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स ठीक से काम ना करे, मतलब हार्मोन कम बनाए, तो क्या होता है? उसे एडिसन रोग कहते हैं। इसमें कॉर्टिकॉइड्स कम बनते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है। बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस होती है। समझ गए। अब आते हैं उस ग्रंथि पर जो दोहरी भूमिका निभाती है। 19.2.8 अग्न्याशय, पैनक्रियास। ये मिश्रित ग्रंथि है ना? हाँ बिल्कुल। अग्न्याशय यानी पैंक्रियास, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है।
इसका ज्यादातर हिस्सा तो एक्सोक्राइन है, मतलब वो पाचन एंजाइम बनाने वाली नलिकाएं हैं जो सीधे आंत में खुलती हैं। लेकिन इसी पैंक्रियास टिश्यू के बीच-बीच में एंडोक्राइन सेल्स के छोटे-छोटे समूह होते हैं, जिन्हें लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। लैंगरहैंस के द्वीप। हाँ, करीब 10 से 20 लाख होते हैं ये, पर पूरे पैंक्रियास टिश्यू का सिर्फ 1-2% ही बनाते हैं। और यही द्वीप हार्मोन बनाते हैं। कौन सी कोशिकाएं और कौन से हार्मोन? इन द्वीपों में मुख्य रूप से 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। अल्फा या अल्फा सेल्स, जो ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन बनाती हैं, और बीटा या बीटा सेल्स, जो इंसुलिन बनाती हैं। ग्लूकागॉन और इंसुलिन। हाँ, ये नाम तो बहुत कॉमन है, खासकर डायबिटीज के साथ जुड़े हुए। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये दोनों मिलकर खून में ग्लूकोज के लेवल को बहुत बारीकी से कंट्रोल करते हैं, जिसे ग्लूकोज होमियोस्टेसिस कहते हैं। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है। बढ़ाने का कैसे? ये मुख्य रूप से लिवर सेल्स या हेपेटोसाइट्स पर काम करता है। ये लिवर को ग्लाइकोजन, स्टोर किया हुआ ग्लूकोज को तोड़कर ग्लूकोज बनाने, ग्लाइकोजेनेलिसिस और खून में छोड़ने के लिए कहता है। इससे ब्लड शुगर बढ़ता है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस नया ग्लूकोज बनाना को भी बढ़ाता है, जो हाइपरग्लाइसीमिया में और योगदान देता है। साथ ही ये कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अपटेक और इस्तेमाल को कम करता है। अच्छा, इसीलिए ग्लूकागॉन को हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कहते हैं। तो फिर इंसुलिन इसका ठीक उल्टा काम करता होगा? बिल्कुल। इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ये मुख्य रूप से लिवर और एडिपोसाइट्स, फैट सेल्स पर काम करता है। और ये कम कैसे करता है? ये इन कोशिकाओं की ग्लूकोज लेने की क्षमता को बढ़ाता है। तो खून से ग्लूकोज तेजी से इन सेल्स के अंदर चला जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया। अंदर जाकर ये ग्लूकोज या तो इस्तेमाल हो जाता है या फिर लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस। इसलिए इंसुलिन को हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन कहते हैं। तो एक स्वस्थ शरीर में ये दोनों इंसुलिन और ग्लूकागॉन मिलकर ब्लड शुगर लेवल को एक नॉर्मल रेंज में बनाए रखते हैं, है ना? एकदम सही। लेकिन अगर इंसुलिन बनना कम हो जाए या शरीर इंसुलिन पर ठीक से रिस्पॉन्ड ना करे, जैसा डायबिटीज में होता है, वो उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलने लगता है और शरीर एनर्जी के लिए फैट तोड़ने लगता है, जिससे कीटोन बॉडीज जैसे हानिकारक पदार्थ बन सकते हैं। और इसका इलाज अक्सर इंसुलिन देकर किया जाता है। हाँ, खासकर टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन थेरेपी ही मुख्य इलाज है। ये बहुत जरूरी जानकारी है। अब आगे बढ़ते हैं और जननदो यानी गोनैड्स की बात करते हैं। पहले पुरुषों में 19.2.9 वृषण। पुरुषों में एक जोड़ी वृषण यानी टेस्टिस होते हैं, जो पेट के बाहर एक थैली स्क्रोटल सैक में होते हैं। इनका दोहरा काम है। एक तो ये प्राथमिक यौन अंग है जो स्पर्म बनाते हैं, दूसरा ये एंडोक्राइन ग्रंथि की तरह भी काम करते हैं। एंडोक्राइन ग्रंथि ये कौन सा हार्मोन बनाते हैं? टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस नलिकाएं होती हैं जहां स्पर्म बनते हैं, और उनके बीच में जो जगह होती है इंटरस्टिशियल स्पेस, वहां लेडिग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। ये कोशिकाएं एंड्रोजन्स नाम के हार्मोन्स का एक ग्रुप बनाती हैं, जिनमें सबसे मुख्य है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, इसके क्या काम है शरीर में? टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों के सहायक यौन अंगों जैसे एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि वगैरह के विकास, परिपक्वता और कामकाज फंक्शंस को रेगुलेट करता है। और पुरुषों वाले लक्षण? हाँ, पुरुषों में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, जैसे मांसपेशियों का विकास, चेहरे और बगल में बाल आना, आक्रामकता, आवाज का भारी होना, इन सब को भी टेस्टोस्टेरॉन ही प्रेरित करता है। ये स्पर्म बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी बहुत जरूरी है। और व्यवहार पर भी असर डालता है? हाँ, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करके पुरुषों के यौन व्यवहार, लिबिडो को भी प्रभावित करता है, और इसका शरीर पर एनाबॉलिक असर भी होता है। मतलब ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर मसल्स बनाने में मदद करता है। ठीक है। अब महिलाओं के जनन 19.2.0 अंडाशय ओवरी की बात करते हैं। महिलाओं में पेट के निचले हिस्से में एक जोड़ी अंडाशय यानी ओवरीज होती हैं। ये प्राथमिक महिला यौन अंग हैं जो हर महीने एक अंडाणु ओवम रिलीज करती हैं। साथ ही ये एंडोक्राइन ग्रंथि का काम भी करती हैं और 2 मुख्य तरह के स्टेरॉयड हार्मोन बनाती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये ओवरी में कहाँ बनते हैं?
ओवरी के अंदर डिंब ग्रंथि फॉलिकल्स होते हैं जिनमें अंडाणु विकसित होता है। यही बढ़ते हुए फॉलिकल्स मुख्य रूप से एस्ट्रोजन बनाते हैं और स्रावित करते हैं। एस्ट्रोजन के काम क्या है? एस्ट्रोजन महिला सहायक यौन अंगों की ग्रोथ और उनकी एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करता है। ये ओवेरियन फॉलिकल्स के विकास में भी मदद करता है। महिलाओं के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, जैसे आवाज का पतला होना, स्तनों का विकास, वो भी एस्ट्रोजन के कारण होते हैं। ये महिला यौन व्यवहार को भी रेगुलेट करता है। और दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, वो कब और कहाँ बनता है? जब फॉलिकल से अंडाणु निकल जाता है, ओव्यूलेशन, तो फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा एक खास संरचना में बदल जाता है, जिसे कॉर्पस लूटियम कहते हैं। ये कॉर्पस लूटियम मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। और प्रोजेस्टेरॉन का मुख्य काम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन का सबसे जरूरी काम है प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। ये गर्भाशय को भ्रूण के इम्प्लांटेशन और आगे के विकास के लिए तैयार करता है। ये स्तनों पर भी काम करता है और दूध बनाने वाली थैलियों एल्वियोली के बनने और दूध के स्राव को उत्तेजित करता है। तो ये थी मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके हार्मोन्स। लेकिन एनसीईआरटी में अगला सेक्शन 19.3 उन हार्मोन्स के बारे में है जो हृदय, वृक्क और जठरांत्र पथ से निकलते हैं। ये तो प्रॉपर एंडोक्राइन ग्रंथियां नहीं है। सही कहा, और यही बात इस सेक्शन को दिलचस्प बनाती है। ये दिखाता है कि हार्मोन बनाना सिर्फ स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन ग्रंथियों का ही काम नहीं है। कुछ और ऊतक या अंग भी जरूरत पड़ने पर हार्मोन जैसे रसायन बना सकते हैं। जैसे कि हमारा दिल। हाँ, हमारे दिल की जो अलिंद भित्ति है, एट्रियल वॉल, वो एक पेप्टाइड हार्मोन बनाती है जिसे एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर NAF कहते हैं। और ये क्या करता है? इसका काम है ब्लड प्रेशर को कम करना। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ANF रिलीज होता है। ये खून की नलियों को फैलाता है, वेजोडाइलेशन, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कमाल है। और किडनी, वो भी हार्मोन बनाती है? हाँ, किडनी की कुछ खास कोशिकाएं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एरिथ्रोपोइटिन नाम का पेप्टाइड हार्मोन बनाते हैं। ये हार्मोन बोन मैरो को ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं RBC बनाने के लिए उत्तेजित करता है। इस प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। मतलब खून बनाने में किडनी का भी रोल है। और हमारा पेट और आंतें, जठरांत्र पथ। हाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अलग अलग हिस्सों में मौजूद एंडोक्राइन सेल्स 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन्स बनाती हैं। कौन कौन से? एक है गैस्ट्रिन, ये पेट की गैस्ट्रिक ग्रंथियों पर काम करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन का स्राव बढ़ाता है। दूसरा है सीक्रेटिन, ये पैंक्रियास के एक्सोक्राइन हिस्से पर काम करता है और पानी और बाइकार्बोनेट आयनों का स्राव बढ़ाता है। अच्छा। तीसरा है कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसे CCK भी कहते हैं। ये पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर पित्ताशय दोनों पर काम करता है। पैंक्रियाज से एंजाइम और गॉल ब्लैडर से पित्तरस बाइल जूस का स्राव उत्तेजित करता है। और चौथा है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP, ये पेट के स्राव और उसकी गतिशीलता को कम करता है। तो ये सब मिलकर पाचन को कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। इनके अलावा किताब में ग्रोथ फैक्टर्स का भी जिक्र है। ये भी हार्मोन जैसे पदार्थ हैं जो कई अलग अलग नॉन एंडोक्राइन टिश्यू बनाते हैं। ये ऊतकों की सामान्य वृद्धि और उनकी मरम्मत या पुनर्जनन रिपेयर रिजेनरेशन के लिए जरूरी होते हैं। ये तो सचमुच एक बहुत ही जटिल और फैला हुआ नेटवर्क लगता है। हाँ, अब आखिर में ये समझते हैं कि हार्मोन अपना काम करते कैसे हैं। सेक्शन 19.4 हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। देखिए, हार्मोन खून में घुलकर पूरे शरीर में पहुंचते हैं, लेकिन वो असर सिर्फ अपनी टारगेट कोशिकाओं या टारगेट ऊतकों पर ही करते हैं। ऐसा क्यों? वो पहचानते कैसे हैं अपनी टारगेट कोशिका को? क्योंकि सिर्फ टारगेट कोशिकाओं पर ही उस हार्मोन के लिए विशिष्ट प्रोटीन होते हैं, जिन्हें हार्मोन रिसेप्टर्स कहते हैं। हर रिसेप्टर एक खास हार्मोन के लिए ही होता है, जैसे हर ताले के लिए खास चाबी होती है। ये रिसेप्टर होते कहाँ हैं? कोशिका के ऊपर या अंदर? ये दोनों जगह हो सकते हैं। कुछ हार्मोन के रिसेप्टर कोशिका की सतह पर, मतलब सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं। इन्हें मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स कहते हैं। कुछ हार्मोन के रिसेप्टर कोशिका के अंदर होते हैं, जिन्हें इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स कहते हैं। ये ज्यादातर नाभिक यानी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। तो जब हार्मोन अपने रिसेप्टर से जुड़ता है, तब क्या होता है? जब हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ता है तो एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स के बनने से टारगेट कोशिका के अंदर कुछ बायोकेमिकल बदलाव आते हैं, जिससे कोशिका का काम बदल जाता है। अच्छा, तो हार्मोन के प्रकार के हिसाब से उनके काम करने का तरीका भी अलग होता होगा? किताब में हार्मोन्स को केमिकल नेचर के आधार पर बांटा गया है। हाँ, मोटे तौर पर 4 ग्रुप्स हैं।
पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स जैसे कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, आयोडोथायरोनिन, थायराइड हार्मोन्स और अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स जैसे एड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन। तो इनके काम करने के तरीके कैसे अलग हैं? जो हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन वाले से जुड़ते हैं, जैसे कि पेप्टाइड हार्मोन्स और कैटेकोलामाइंस, वो आमतौर पर कोशिका के अंदर नहीं जाते। वो रिसेप्टर से जुड़कर कोशिका के अंदर एक सेकंड मैसेंजर, द्वितीयक संदेशवाहक पैदा करते हैं। सेकेंड मैसेंजर जैसे जैसे साइक्लिक एएमपी, सीएमपी या आईपी3 या कैल्शियम आयन, Ca++। ये सेकेंड मैसेंजर फिर कोशिका के अंदर जाकर उसके मेटाबॉलिज्म को या दूसरे कामों को बदलते हैं। किताब में चित्र 19.5a में ये दिखाया गया है। ठीक है। और जो हार्मोन कोशिका के अंदर जाते हैं, वो हार्मोन जिनके रिसेप्टर कोशिका के अंदर होते हैं, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन्स और थायराइड हार्मोन्स, वो कोशिका के अंदर जाकर रिसेप्टर से जुड़ते हैं। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फिर ज्यादातर न्यूक्लियस में जाकर जीनोम के साथ इंटरेक्ट करता है। जीनोम के साथ मतलब डीएनए के साथ? हाँ, ये कॉम्प्लेक्स सीधे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। मतलब कौन से जीन ऑन होंगे, कौन से ऑफ, जिससे कौन से प्रोटीन बनेंगे, ये तय होता है। इस तरह ये कोशिका के फंक्शन को बदल देते हैं। चित्र 19.5b इसी को दिखाता है। तो मतलब दो मुख्य तरीके हो गए, एक बाहर से ही सिग्नल भेजना सेकंड मैसेंजर के जरिए, और दूसरा खुद अंदर जाकर जीन लेवल पर काम करना। बिल्कुल। और अंत में इन बायोकेमिकल बदलावों का नतीजा हमें शारीरिक और विकासात्मक प्रभाव के रूप में दिखता है। इस पूरी बातचीत से ये तो एकदम साफ हो गया कि कैसे ये अलग-अलग ग्रंथियां और यहाँ तक कि कुछ दूसरे अंग भी इन छोटे-छोटे रसायन संदेशवाहकों यानी हार्मोन्स के जरिए हमारे शरीर के कितने सारे जटिल कामों को कितनी बारीकी से नियंत्रित करते हैं। चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, ग्रोथ हो, स्ट्रेस का सामना करना हो, रिप्रोडक्शन हो या शरीर का अंदरूनी संतुलन बनाए रखना हो, सब कुछ इन हार्मोन्स के तालमेल पर ही टिका है। हाँ, ये वाकई में केमिकल कोऑर्डिनेशन की एक अद्भुत व्यवस्था है, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि ये जो संतुलन है ये कितना नाजुक है और कितना जरूरी है। सही कहा। जरा सोचिए, जैसा हमने आज कई विकारों यानी डिसऑर्डर्स के उदाहरणों में देखा कि इन शक्तिशाली केमिकल्स की मात्रा में जरा सी भी गड़बड़ी, थोड़ी सी कमी या ज्यादती या फिर शरीर का उन पर ठीक से रिस्पॉन्ड न कर पाना कितने बड़े और कितने अलग-अलग तरह के असर डाल सकता है। बिल्कुल, ये शरीर की अलग-अलग प्रणालियों के बीच जो गहरा जुड़ाव है उसको भी दिखाता है। एक हार्मोन का असंतुलन सिर्फ एक जगह असर नहीं डालता, वो पूरे सिस्टम को हिला सकता है। ये सचमुच में सोचने वाली बात है कि कैसे ये अदृश्य से लगने वाले अणु हमारे पूरे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य को इतने गहरे स्तर पर नियंत्रित करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।